तो पहले तो डायफ्राम और ईआईसीएम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डन। तो पहले करो इन दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्शन। अगर इवेंट की बात करो फिर बोलो थोरैसिक वॉल्यूम। जी हाँ स्टूडेंट, थोरैसिक वॉल्यूम। नमस्कार स्टूडेंट्स, और जिस तरीके से मोशन की योद्धा सीरीज चल रही है इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और वेटेज वाले टॉपिक हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और उसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं अपन अभी तक आए हुए क्वेश्चंस की। ठीक है, सो स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ब्रीदिंग गैसेस सेक्शन से, और इस क्वेश्चन के अंदर ये नीट 2022 का है। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा इधर। इस क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। या तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होकर एल्वेलाई तक चलता है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर, जी हाँ स्टूडेंट, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो पोर्शन होता है उसे कंडक्टिंग जॉन के नाम से बुलाया जाएगा। और उसके नीचे का एल्वेलाई और उसकी ब्रांचेस वाला पोर्शन जो होता है वो एक्सचेंजिंग जॉन होता है। सो यू कैन से दैट टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंडक्टिंग जॉन एंड एक्सचेंजिंग जॉन। गॉट इट? श्योर। अब एक्सचेंजिंग जॉन जो एल्वेलाई वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज का काम करता है, बस और कुछ भी नहीं। श्योर। लेकिन कंडक्टिंग जॉन वो गैसेस एक्सचेंज छोड़कर, O2 CO2 का एक्सचेंज छोड़कर बाकी सारे काम करता है। कौन कौन से सर? वो कंडक्ट द एयर करेगा, कूलिंग करेगा, वार्मिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा, मॉइस्चराइजिंग करेगा। सारे काम सिर्फ एक कंडक्टिंग जॉन करेगा, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर, जी हां, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक मान सकते हो आप। और एल्वेलाई और उसकी ब्रांचेस एक्सचेंजिंग जॉन। अब आइए, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट। क्वेश्चन करने की टेक्निक नंबर 1, हर क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना और इस क्वेश्चन के अंदर नॉट, करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, इनकरेक्ट, इन पे सर्कल लगाना है। पहले हमेशा कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा वेटेज देना है। नीट को क्रैक करने का, क्वेश्चन को क्रैक करने का सबसे पहला आज आपको एक रूल दे रहा हूं, और वह है स्टूडेंट क्या? कीवर्ड्स फाइंड आउट करके। आपसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट, सर्कल लगाओ। आपसे पूछा क्या गया, करेक्ट, सर्कल लगाओ। नॉट करेक्ट, सर्कल लगाओ। मैंने नॉट पे लगाया। अब मैं समझ गया कि मुझे आंसर लगाते समय सर्कल को देखना जरूर, चाहे कुछ भी हो। सो स्टार्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? कूलिंग, वार्मिंग, मॉइस्चराइजिंग, कंडक्ट द एयर, ये सब इसके फंक्शन है। इनहेल एयर, ह्यूमिडिफाई, यस। एनसीईआरटी की लाइन, पूरा एनसीईआरटी का बेस्ड पे है। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कंडक्टिंग पार्ट पे। टेम्परेचर, यस सर, इनहेल्ड एयर का। तो टेम्परेचर, कूलिंग, ह्यूमिडिफाई, मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग, ये सब कंडक्ट द एयर, ये सब इसके फंक्शन है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, नो, ये फंक्शन एक्सचेंजिंग जोन का है। मैंने भी आपसे एक्सप्लेन करा कि एक्सचेंज जोन O2 और CO2 का एक्सचेंज करने का काम करता है। और इट क्लियर, क्लियर, यस, यानी क्लीनिंग, बिल्कुल सही। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बट ये नहीं है। हमें जवाब किसका देना है? नॉट कौन सा फंक्शन नहीं है? आई थिंक आंसर इज थर्ड। डन? क्या बोलते हो? एक बार, मुझे लगता है पॉइंट आपको बहुत अच्छा क्लियर हुआ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंडक्टिंग जॉन, एक्सचेंजिंग जॉन, एल्वेलाई एंड ब्रांचेस, एक्सचेंजिंग जॉन, इट इज फॉर गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। और कंडक्टिंग जॉन तुम करोगे कूलिंग, वार्मिंग, क्लीनिंग, ह्यूमिडिफाई, टेम्परेचर, और साथ में करोगे तुम लोग क्लीनिंग, यस, कंडक्ट द एयर, लेकिन एक्सचेंज मत करना गैसेस। तो उसने पूछा नॉट द फंक्शन, आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। नीट 2022 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और आया। क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर तुरंत लगाना है। मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अच्छी बात है, मैं उससे टॉपिक भी समझा दूंगा, लेकिन आपको आंसर तुरंत लगाना है। ये नीट का है, 2020 का एक क्वेश्चन है। इंस्पिरेशन के समय इवेंट्स के बारे में बात करिए। ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, वन इज द इंस्पिरेशन, वन इज द एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन इनहेल द एयर को बोलते हैं, और एक्सपायरेशन एक्सहेल द एयर को बोलते हैं। हवा अंदर लेना, सांस अंदर लेना इंस्पिरेशन है। ओके साहब, डन। हमारी दो मसल्स प्राइमरी हैं जो इंस्पिरेशन में मदद करती है, और वो आइए स्टार्ट। जरा एक मिनट, आपके सामने एक बात बताता हूं कि ये ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये लंग्स वाला पोर्शन है, ये रहा लंग्स स्टूडेंट, और ये एटमॉस्फेरिक एयर है, ये इधर देखिएगा। अब ध्यान से सुनेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। लंग्स के अंदर जो एयर भरी होती है उस पर जो प्रेशर होता है उसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के नाम से बुलाया जाता है। ब्रीदिंग को याद करते हैं एक बार में अच्छी तरह, या
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इस नाम से बुलाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आईपीपी स्टूडेंट। और ये जो एयर होती है जो एटमॉस्फेयर में, उसे एटमॉस्फेरिक एयर बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर, यस स्टूडेंट, ये लीजिए। तो जब आप इनहेलेशन करोगे तो एटमॉस्फेरिक एयर यूं जाएगी, और आप जानते हैं एयर ऑलवेज मूव हाई टू लो प्रेशर। इट मींस एयर अंदर तब आएगी जब आईपीपी की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगी। दैट्स ऑल। पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया। एनसीईआरटी की लाइन बोलूं, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ आईपीपी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हां, इंस्पिरेशन तभी होगा जब आईपीपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ओके ओके सर, ये क्लियर हो गया। अब इस आईपीपी को कम कब करना है, यानी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आईपीपी की वैल्यू कम होनी चाहिए। दो प्राइमरी मसल हमारे में पार्टिसिपेट करती है, एक डायफ्राम है और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ईआईसीएम के नाम से बुलाई जाती है। दोबारा बोलूंगा, दो मसल है, एक का नाम डायफ्राम है, एक का नाम ईआईसीएम है। ये दो मसल हमारे में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगी। जब इन दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा या तब इंस्पिरेशन होगा। जी हां, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन दोनों मसल में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा बोलने की इच्छा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन दोनों मसल में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अब आपकी बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही है। तो पहले तो डायफ्राम और ईआईसीएम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डन। तो पहले करो इन दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्शन, अगर इवेंट की बात करो फिर बोलो थोरैसिक वॉल्यूम। जी हां स्टूडेंट, थोरैसिक वॉल्यूम उसको करना पड़ेगा इंक्रीज। जब डायफ्राम और ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से वो फ्लैट होता है और थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। जब ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स आर पुल्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकलती है, तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। फाइनल बात यह है कि दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डन। अब थोरैसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो लंग्स पर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो लंग्स एक्सपैंड होंगे। डन। यानी थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज तो लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, और अगर लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है पल्मोनरी वॉल्यूम क्या बोलते हो, वो इंक्रीज होगा। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स के अंदर भरी हवा पे प्रेशर डिक्रीज होगा, आईपीपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दोबारा बोल रहा हूं, और जैसे ये वैल्यू डिक्रीज हुई, या यहां 760 होता है, यहां डिक्रीज होकर 758 हुआ। फॉर एग्जांपल ये देखिए 758, एयर मूव हाई टू लो, इंस्पिरेशन अकर, तो इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। यानी आपसे पूछे कोई कि इंस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या क्या इवेंट हुए, तो आप एनसीईआरटी की लाइन फॉलो करते हुए आप बोलो, पहला इवेंट डायफ्राम प्लस ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट, गॉट इट। दूसरा इवेंट थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज, डन। तीसरा इवेंट प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज। फोर्थ, लंग्स एक्सपेंड। फिफ्थ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज। और लास्ट सिक्स्थ, आईपीपी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। And in this condition, air move inside the lungs and inspiration occur. 6 to 7 events और इंस्पिरेशन का प्रोसेस। मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन था इंस्पिरेशन में कौन कौन से इवेंट्स हुए, ये क्वेश्चन था। यस, दिस वन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन करेक्ट पूछा आपसे पूछा कौन कौन सा इवेंट करेक्ट है। पहले तो करेक्ट पे सर्कल अपना कीवर्ड्स वाला पॉइंट स्टार्ट रखो, फिर बोला इंस्पिरेशन के इवेंट चालू करो। कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन ईआईसीएम चलेगा बिल्कुल। इवेंट में था अपन ने पहला इवेंट ये बोला था। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, ना 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 ना, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, आईपीपी वैल्यू डिक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज, यही तो था। सॉरी सर, ये रॉन्ग है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, सॉरी सर, डिक्रीज, आईपीपी डिक्रीज, तभी तो एयर अंदर आएगी। सर फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी नहीं है, क्या बोलते हो? आंसर फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर हमने फोर्थ लगा दिया, यानी कि दिस वन ए एंड बी करेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछता तो फर्स्ट आंसर जाता, इसलिए मैंने बोला कीवर्ड्स पे ध्यान दो। मान लो भाई इस जगह इनकरेक्ट करते आप तुरंत आंसर फोर्थ लगा दो, नहीं भैया इनकरेक्ट पूछा है। सही है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। मुझे लगता है आपको इंस्पिरेशन का इवेंट समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज नीट 2023 का, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं,
वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो होती है टीवी प्लस IRV प्लस ERV, बिल्कुल सिंपल। क्या होती है वाइटल कैपेसिटी? वो होती है कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो एयर बाहर निकालते हैं उसे वाइटल कैपेसिटी के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो एयर बाहर निकली उसे वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, यानी अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा के। सो इट्स वैल्यू इज द टीवी प्लस IRV प्लस ERV। डन। तो वाइटल कैपेसिटी वाले का तो आंसर मुझे लगता है आप थर्ड लगा सकते हैं। ये रहा अपने ऑप्शन में, बाकी कुछ मैच नहीं हो रहा है। क्लियर? श्योर? एक होता है वाइटल कैपेसिटी और एक होता है स्टूडेंट FRC, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप में से कोई इसका फॉर्मूला लिख रहा होगा, फटाफट लिख दें। FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या फॉर्मूला है सर? दिस वन इज द ERV प्लस RV। यस, इसका फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में जो एयर बचे उसे बोलते हैं स्टूडेंट FRC। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचे उसे FRC के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, वापस वही क्वेश्चन आया, देखिए पल्मोनरी वॉल्यूम्स का एक क्वेश्चन और आपके सामने, नीट 2019 का। देखिए वापस आई बात, और उसने पूछा टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 100 ml रेस्पेक्टिवली। ठीक है साहब, 1000 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा है आपसे, क्या होगी? या तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यस स्टूडेंट, EC इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो है टीवी प्लस ERV। मुझे लगता है फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो है टीवी प्लस ERV। मैक्सिमम एफर्ट से जो एयर बाहर निकले उसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली एंड इट्स फॉर्मूला इज टीवी प्लस ERV। डन। और अगर ऐसा है तो फॉर्मूले में आपने बोला टीवी क्या दिया है, 500 ml दिया है, ERV क्या दिया है, 1000 ml दिया है, टोटल मिला के 1500 ml वैल्यू आ गई, आंसर गया थर्ड। कंफ्यूज करने के लिए रेसिडुअल वॉल्यूम डाला है ताकि आप कुछ ना कुछ इसमें अगर याद नहीं है तो। क्यों नहीं याद है भैया? NCERT में पल्मोनरी वॉल्यूम में फॉर्मूला है बिल्कुल, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम एफर्ट से जो एयर एक्सहेल की जाए, दम लगा के पूरी एयर जो बाहर निकले, तो टीवी प्लस ERV, और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए और करते हैं एक और। अरे वाह, अब गैसेस एक्सचेंज का क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर वाला, करके दीजिए फटाफट। लगा लिया होगा आंसर, नीट 2021 का। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहां पर कहते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई पर। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं कि ये एल्वेलाई होती है हमारी बॉडी में। गैसेस एक्सचेंज दो जगह पर होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। एक एल्वेलाई होती है प्राइमरी साइड और एक होता है टिश्यू। ठीक, ध्यान से सुनना, ये एल्वेलाई है और एल्वेलाई के पीछे जो ब्लड बहता हुआ आता है वो ये कैपिलरी का, एंड दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डन, ये लीजिए, श्योर। और जो एल्वेलाई में हमने एयर लिए, ध्यान से समझना, ये जो गई है, दिस वन इज द एटमॉस्फेरिक एयर। ये एटमॉस्फेरिक एयर है। आपको 3-4 जगह पार्शियल प्रेशर याद होनी चाहिए, वो नीट में बढ़िया क्वेश्चन बनकर आता है। एटमॉस्फेरिक एयर, श्योर। एल्वेलाई में जो एयर है जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है उसे एल्वेलर एयर के नाम से बुलाया जाता है। एल्वेलाई में जो एयर है उसमें एल्वेलर एयर बोला जाएगा, श्योर। अब ध्यान से सुनना, ये जो एल्वेलर एयर है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 40 mmHg के आसपास होता है। डन, याद होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। हालांकि जो एयर हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर मींस इंस्पायर्ड एयर, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg के आसपास होता है। ये इसका पार्शियल प्रेशर का वैल्यू है। या मुझे लग रहा है ये वैल्यू डन है और ये वैल्यू भी आपके दिमाग में डन आ गई है। शान, ध्यान से देख लो, कहीं कोई इश्यू लगे तो तुरंत बोल दो यस कि सर नहीं आया ये बात। एक बार और बोलने दो मुझे।
अब जो ब्लड बहता हुआ एल्वेलाई के पीछे आता है वो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है, और इस डीऑक्सीजनेटिव ब्लड में PO2 की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, उस डीऑक्सीजनेटिव ब्लड में PO2 40 होती है और PCO2 45 होती है। यह आपके सामने आ गया, ये डीऑक्सीजनेटिव ब्लड है, इसमें PO2 40, PCO2 45 होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, दोबारा बोलने दो। एल्वेलाई में जो एयर गई वो एटमॉस्फेरिक एयर है। एल्वेलाई में जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है उसे एल्वेलर एयर कहेंगे। यानी एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज एल्वेलर एयर और डीऑक्सीजनेटिव ब्लड के बीच में होगा, और वह सिंपल डिफ्यूजन मोड से होगा। और सिंपल डिफ्यूजन मोड ये कहता है कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ हमेशा गैस जाएगी। दोबारा बोलने दो। और अगर ऐसा आपने करा तो आप मुझे एक बात आज एक्सप्लेन कर दो कि सर हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर जाएगी, तो एल्वेलाई में ये रहा एल्वेलर एयर और ये रहा डीऑक्सीजनेटिव ब्लड जो बहता हुआ आया है, ये जा रहा, इस ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होगा, तो O2 जाएगी यस एल्वेलर एयर से ब्लड में, और CO2 जाएगी यस ब्लड से एल्वेलर एयर के अंदर, बिकॉज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर आपको दिख रहा है। दोबारा, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, और डीऑक्सीजनेटिव ब्लड में PO2 40 और PCO2 45 है। तो ऐसी कंडीशन में गैसेस एक्सचेंज नंबर 1 हुआ। ये हमारा पॉइंट था। गैसेस एक्सचेंज टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेबल में पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं, उनसे आराम से इसको याद किया जा सकता है। अब जरा इसको हम लेते हैं बैक और हम इसका समझते हैं। वो जो क्वेश्चन आया अभी, ये दिस वन आपसे पूछा है, फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई। आप मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। उन्होंने एल्वेलाई पूछा है आपसे कि एल्वेलाई में बताइए कहाँ होगा। हमने अभी बोला था एल्वेलाई में PO2 104, PCO2 40। मेरा आंसर सेकंड मुझे मिल गया है, श्योर। मैं दोबारा बोलूंगा, ये पहला वाला ऑप्शन एटमॉस्फेरिक एयर का है, या ये एटमॉस्फेरिक एयर उसमें पार्शियल प्रेशर, दूसरा वाला एल्वेलर एयर जो हमारा आंसर है, तीसरा वाला मैंने अभी बनाया डीऑक्सीजनेटिव ब्लड का, यस बिल्कुल ए भी सर सही। PO2 95, PCO2 40, ये ऑक्सीजनेटिव ब्लड में है, तो ये ऑक्सीजनेटिव ब्लड है उसका है। चारों के पार्शियल प्रेशर आपको टेबल में याद होनी चाहिए। एल्वेलाई से जो ब्लड बाहर निकला यानी लंग्स से उसे ऑक्सीजनेटिव ब्लड कहा, और उस ऑक्सीजनेटिव ब्लड में O2 बढ़ जाएगी, CO2 कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजनेटिव ब्लड में PO2 हो जाता है 95 और PCO2 हो जाता है 40। डन, सही है मामला। और वो ब्लड अब टिश्यू के पास जाएगा। तो यहां तक हमने पार्शियल प्रेशर कितनी जगह के पढ़े वो देख लो। ये एटमॉस्फेरिक एयर, या एल्वेलर एयर, या एल्वेलाई में, ये डीऑक्सीजनेटिव ब्लड या ऑक्सीजनेटिव ब्लड में। हमसे एल्वेलाई में पूछा था, हमारा आंसर सेकंड गया। डन, एक अच्छे क्वेश्चन से हमने पूरा गैसेस एक्सचेंज को रिवाइज करने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन देखें, चलिए साहब। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमारा तो ये कीवर्ड बस सबसे ज्यादा है। अगर आप ये चीज सीख गए तो आपने अपनी मतलब 25% मिस्टेक्स को रिमूव कर दिया है, अगर आपने कीवर्ड्स पे सर्कल लगा के और आराम से क्वेश्चन को पढ़ के करना कोशिश किया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है साहब, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अच्छा, बिल्कुल इंटरफेयर करती है। या हायर H+ कंसंट्रेशन, जरा इधर आइए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इधर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। O2 का मेनली ट्रांसपोर्ट RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन करता है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है और उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर में, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, बिल्कुल ये होता है सर, श्योर, रिवर्सिबल मैनर में। अब पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि हीमोग्लोबिन से कितनी O2 बाइंड होगी वो प्राइमली डिपेंड्स ऑन PO2 है। बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन, बाइंडिंग के लिए पहला कौन है, PO2 है। अब बाइंडिंग या डिपेंड्स ऑन, जब PO2 बढ़ाओगे ना आप, यस स्टूडेंट, अगर आपने PO2 इंक्रीज करी तो बाइंडिंग बढ़ जाएगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ेगा। PO2 कम करी, बाइंडिंग कम होगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम होगा, श्योर। या लेकिन इस बाइंडिंग पे अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट डालेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बाइंडिंग पे इफेक्ट डालेंगे वो आपको बताता जा रहा हूं। दिस वन इज कॉल्ड द CO2 कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन, यस टेम्परेचर, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी बाइंडिंग पे इफेक्ट डालेंगे। जी हाँ, लेकिन बाइंडिंग प्राइमली डिपेंड्स ऑन PO2, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है बाइंडिंग। लेकिन आपसे कोई बोले CO2, H+ और ये सारी कंसंट टेम्परेचर,
ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो इस बाइंडिंग पे इफेक्ट डालेंगे। अब आप बोलो कैसे, मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। जी हां, डिसोसिएशन होगा। आपको पता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कर्व, श्योर। वो कर्व क्या कहता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर मैं आपको बताऊं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है और रीडिंग है आपकी, ये डिसोसिएशन कर्व है और ये कर्व जनरली क्या बोलते हैं हम, सिग्मॉइड होता है नॉर्मल शेप में, बट ये कर्व राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। श्योर, ये कर्व राइट साइड शिफ्ट कब होगा? अब आपको राइट साइड शिफ्ट करना है इस कर्व को, वो तभी होगा राइट साइड शिफ्ट जब ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। जी हां, जब ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट स्टूडेंट। और ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कौन कौन से फैक्टर्स करेंगे, इस पर आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करने वाले फैक्टर हैं, पहला हाई CO2 कंसंट्रेशन। जहां CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा वहां बाइंडिंग कम, डिसोसिएशन ज्यादा, और ग्राफ राइट साइड गया। फैक्टर नंबर 2 या H+ कंसंट्रेशन, हाई H+ कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। गजब। अगला टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर ज्यादा, जी हां, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर रहे हैं। टिश्यू में ये फैक्टर अवेलेबल है और इसलिए टिश्यू में ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा और ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। डन। मेरे हिसाब से नहीं आई बात समझ में आपको? क्लियर है या नहीं भैया? स्टार्ट। एक बार और बेटा दोबारा सुनना स्टूडेंट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना। हीमोग्लोबिन के साथ O2 की बाइंडिंग PO2 पे डिपेंड करती है, बट अदर फैक्टर्स एनसीईआरटी की लाइन CO2, H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। आप एनसीईआरटी में इसको ढूंढो, आराम से अंडरलाइन करो, आपको मिलेगी। मैं एनसीईआरटी अंडरलाइन करके नहीं बताना चाह रहा, वो आपके पास पता है, मुझे तो आपको थ्योरी बतानी है कि 3 फैक्टर और हैं जो इस बाइंडिंग पे इफेक्ट डालते हैं, इंटरफेयर करते हैं। वो है CO2 कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। डन। अब क्या इंटरफेयर करते हैं, ध्यान से सुनना। जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा, H+ कंसंट्रेशन ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा, ये तीनों फैक्टर जब हाई होंगे तो ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, हीमोग्लोबिन से O2 की बाइंडिंग रिड्यूस होगी और ग्राफ जो डिसोसिएशन कर्व जो सिग्मॉइड शेप होता है वो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा और ये फैक्टर टिश्यू में होंगे। तो आप मेरे 3-4 पॉइंट याद रखो और इससे आपका काम बन जाएगा। यस, पहला पॉइंट मेरा याद रखो, हाई CO2, हाई H+, हाई टेम्परेचर, ये फैक्टर टिश्यू में है, ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर रहे हैं और ग्राफ राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। आप इतना सही मेरा पैराग्राफ याद रख लो और आपका काम हो जाएगा। अब आपसे कोई कुछ भी पूछे, यस स्टार्ट। तो अब शुरू करते हैं हम हमारे उस क्वेश्चन को। हाँ साहब, क्या क्वेश्चन था सर? लाइए दोबारा देखें भाई कोई क्या कह रहा है। चलिए, हमसे पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद, मैं तो कह रहा हूं अभी पढ़ाया, ऐसे कैसे मना कर दूं भाई? बिल्कुल इंटरफेयर करता है। हाई H+ कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन, ना 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 ना, एल्वेलाई नहीं, टिश्यू में होता है हाई H+ कंसंट्रेशन टिश्यू में है, अभी मैंने लिखाया। एल्वेलाई में तो लो H+, ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है तो लो H+, एनसीईआरटी की लाइन हटा दो। लो PCO2 इन एल्वेलाई, यस बिल्कुल सही कहा। यानी अब आप सुनो, जो आपने फैक्टर पढ़े वो टिश्यू में थे, उनका अपोजिट कर दो, वो एल्वेलाई में हो गए। यानी एल्वेलाई में बोलो हाई PO2, यस, लो PCO2, यस, लो H+, यस, लो टेम्परेचर, हाँ, फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। डन। फिर मेरी बात को सुनना, जो टिश्यू में आपने फैक्टर पढ़े उसका अपोजिट यानी उल्टा फैक्टर एल्वेलाई में मिलेगा, तो वो ऑक्सीमोग्लोबिन में फॉर्मेशन करवाएगा एल्वेलाई में। तो आपसे बोला मैंने हाई नहीं, लो H+ क्रॉस लो PCO2, डन। और एल्वेलाई फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ, यस, लो PCO2 तो चलेगा, ये तो सही है, सही बोला सर आपने। अगला, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, अभी बोला,
सब सही है, सिर्फ एक कोई इश्यू है। सेकेंड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रॉन्ग, तो रॉन्ग हो गया सेकेंड। मुझे लग रहा क्लियर। आप अपनी कॉपी अगर लेके बैठे तो आप लिखें एट टिश्यू, 4 फैक्टर लिखो, हाई PO2, सॉरी लो PO2, हाई CO2, हाई H+, हाई टेम्परेचर, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, ग्राफ राइट साइड। अपनी कॉपी में नीचे अगला स्टार लिखो एनसीईआरटी का। इन एल्वेलाई उल्टा करो, हाई PO2, लो PCO2, लो टेम्परेचर, लो H+, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, ग्राफ लेफ्ट साइड। खत्म, आपका काम कंप्लीट। चलिए साहब, ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में लिख रहा है एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml O2 टू टिश्यू। जी हां, 100 ml ब्लड में अप्रॉक्स 20 ml O2 होती है, और 20 ml O2 में से 5 ml O2 वो टिश्यू को डिलीवर करता है, और 15 ml O2 लेकर वो बाहर आ जाता है वापस। जी हाँ, यानी अगर मैं बात करूं आपको रिवीजन करवाने के लिए, तो आप ये बोलो टिश्यू, मैंने कहा हाँ, और इस टिश्यू में जो ब्लड गया उसका नाम बोलो, मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बाहर आया टिश्यू से उसका नाम बोलो, मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड। आपने कहा ये कितनी ले गया, मैंने कहा ये 100 ml है, तो इसके अंदर 20 ml O2 होगी। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। और जब ये यहां से गुजरेगा या तो टिश्यू में 5 ml O2 डिलीवर कर देगा। अच्छा, ये टिश्यू को दे दी, और जो ब्लड बाहर आएगा उसमें 15 ml O2 प्रेजेंट होगी। ये लीजिए, यानी आपके सामने समझ में आया एवरी 100 ml, तो आंसर गया 5 ml। श्योर। इसी को अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से करता तो एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml CO2 टू एल्वेलाई। एल्वेलाई में, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, 4 ml CO2 टू एल्वेलाई। क्या हो गया भाई, समझ में आई मेरी बात आपको कुछ? ये क्लियर? तो ये क्वेश्चन आराम से आपका क्लियर हुआ। अगला देखो, ये अब ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है डिसऑर्डर टॉपिक से, एम्फाइसीमा, अस्थमा, ये डिसऑर्डर। ध्यान से सुनना। यस, स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वर्ड ये है विजिंग, इससे पता चल जाएगा ये अस्थमा से रिलेटेड है। मैं जरा आपको बता दूं, अस्थमा एक एलर्जी है, मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, बढ़िया ध्यान से सुनना। अस्थमा पैरा डिसऑर्डर, ये एक एलर्जी है, इसमें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में आवाज प्रोड्यूस होती है बहुत, या और ये ब्रीदिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स का नेटवर्क है, ब्रोंकाई है, उनमें इन्फ्लामेशन आ गई है ड्यू टू एलर्जन स्टूडेंट। यह है अस्थमा। अगला पॉइंट बताओ। अगला पॉइंट है एम्फाइसीमा। आपने बोला वो क्या है साहब? डिसऑर्डर नंबर 2। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, वो सिगरेट स्मोकिंग से होने वाला डिसऑर्डर है। उसमें एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, और एल्वेलाई की वॉल डैमेज होने से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस होता है और एयर सैक में इन्फ्लामेशन आ जाता है। दोबारा बोलने दो मुझे, या अस्थमा, अस्थमा के बारे में बोल रहा हूं मैं, वो तो है इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और एम्फाइसीमा है एल्वेलाई वॉल डैमेज होना। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से है, अस्थमा एलर्जी है। ये 2 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे बोला ये साउंड के साथ और एयरबोर्न एलर्जन, तो आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि सर या सरफेक्टेंट न्यूरोसाइट नहीं, नो म्यूकस लाइनिंग, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, या अस्थमा बोलना चाह रहा था। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो क्वेश्चंस है आपके सामने कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है उसके क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। ये और मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ब्लड टॉपिक से क्वेश्चन है। ब्लड के 2 पार्ट हैं, वन इज द प्लाज्मा, वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट, और फॉर्म्ड एलिमेंट होती हैं 3, वन इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। डन। अब उसमें से इरिथ्रोसाइट मींस ल्यूकोसाइट मींस थ्रोम्बोसाइट, एक एक नाम और हो गए। फ्लो चार्ट क्लियर। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 वैरायटी की होती है। अगर अपन इसको ढंग से देखें तो डब्ल्यूबीसी में आपको बताता हूं, थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करना। डब्ल्यूबीसी को अपन थोड़ा सा रिवाइज करें तो डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड द ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, ओके, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द अग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ये लीजिए,
तो ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट WBC हमारे सामने आ गई। ओके साहब, ग्रेन्युलोसाइट WBC 3 है। वन इज एसिडोफिल्स स्टूडेंट, या एसिडोफिल्स के नाम से बुलाई जाएगी। वन इज कॉल्ड द बेसोफिल्स स्टूडेंट। ओके, ये भी हमारे पास आ गया। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द न्यूट्रोफिल्स। ये डन हुआ। तो आज हम जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो आपके सामने आ गए। दोबारा रिवाइज करने तो मुझे, या ग्रेन्युलोसाइट WBC 3 हो गई, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, और अग्रेन्युलोसाइट WBC 2 है, लिम्फोसाइट, श्योर, और नेक्स्ट इज द मोनोसाइट। अब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा, या मोस्ट अबेडेंट WBC जो है वो न्यूट्रोफिल है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर कोई बात करे तो वो न्यूट्रोफिल है। लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट के नाम से बुलाई जाएगी। ओके, ये लार्जेस्ट है, श्योर। बेसोफिल सबसे कम होती है स्टूडेंट। अगला पॉइंट, अगर मैं बोलूं किडनी शेप न्यूक्लियस तो वो मोनोसाइट का होता है। जी हां, इसका न्यूक्लियस किडनी शेप है। ओके साहब, यह हमारे पास एक पॉइंट आया। अगर मैं आपसे बोलूं फेगोसाइटोसिस कौन कौन सी है इनमें से, तो आपका जवाब आना चाहिए ये दोनों, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। आज के बाद फेगोसाइटोसिस। अगर मैं लिम्फोसाइट के बारे में बात करूं तो ये इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड होती है। बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स लिम्फोसाइट के पास है, ये भी डन हुआ। अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं तो बेसोफिल्स पहला काम तो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो भी होती है वो उसमें इसका रोल है। बेसोफिल्स कुछ केमिकल डालती है लाइक हिस्टामिन स्टूडेंट, जी हां, लाइक सेरोटोनिन। ये वो केमिकल है जो बेसोफिल से सीक्रेट होंगे। अच्छा साहब, और बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी। अगर मैं एसिडोफिल्स की बात करूं, या हमारे पास आ गया, तो एसिडोफिल्स हमारी एलर्जिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपके सामने ये एक और पॉइंट आ गया, श्योर। तो कुछ पॉइंट्स के साथ मैंने आपसे बातें करी है, इनके कैरेक्टर्स के साथ आपसे बात करी है। कोई मुझसे पूछे मोस्ट अबेडेंट WBC, जवाब न्यूट्रोफिल है। सबसे कम मिलने वाली WBC, जवाब बेसोफिल्स है। लार्जेस्ट WBC, आंसर मोनोसाइट है। फैगोसाइटिक WBC, आंसर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है। किडनी शेप न्यूक्लियस, आंसर मोनोसाइट है। इंफ्लामेटरी रिएक्शन, आंसर बेसोफिल है। एलर्जिक रिएक्शन, आंसर एसिडोफिल्स है। इम्यून रेस्पॉन्स, T एंड B लिम्फोसाइट आंसर है। डन। तो मुझे ऐसा लग रहा है हमने ये टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करा। अब मैं आपके सामने इसके कुछ क्वेश्चंस लाता हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं उसको देखिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास आएगा वो मैसा कॉलम का ही क्वेश्चन आया है। जैसे मैंने आपसे बोला, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शायद इम्यून रेस्पॉन्स, जैसी हमारी बात हुई थी। हाँ, तो आप मेरी अगर बात से सहमत है तो इसका आंसर है यस, इम्यून रेस्पॉन्स। ओके सर, ये समय द कॉलम, तो इसके साथ फर्स्ट चला जाएगा। ओके, डी के साथ, यस मानू में बात सही है। न्यूट्रोफिल इसके साथ सेकंड जाएगा, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। या तो जरा हम मैजा कॉलम पे जाएं। मैजा कॉलम में डी के साथ फर्स्ट एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये लीजिए। सी के साथ सेकंड भी हमारा मैच कर रहा है। जरा इधर आओ, ए के साथ जरा इधर आना। एक चीज बेस देखना, क्या वो ए के साथ भी मैच हो रही है हमारी बातें, उसको भी नोट कर लेते हैं। इओसिनोफिल्स रिलीज हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, जी हां। एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल्स ग्रेन्यूल हिस्टामिन, ये सही बैठ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ। हमने जो पढ़ा उसमें यही अभी थ्योरी थे। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब वो सारे स्टेटमेंट बेसोफिल्स के दिए हुए। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल, नहीं, इसका आंसर न्यूट्रोफिल होना चाहिए था, बेसोफिल्स नहीं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, यस, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमने बोला बेसोफिल इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करती है, यह हिस्टामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज करेगी। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इंफ्रा, यस, मैं इस बात से भी सहमत हूं, बिल्कुल सही है। बेसोफिल्स आर किडनी शेप न्यूक्लियस, नो, इसका आंसर मोनोसाइट जाएगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर आप। बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, नो, ग्रेन्युलोसाइट WBC उसमें पढ़ा हमने, ये भी गलत है। मुझे लग रहा बी और सी दो इसके करेक्ट है, तो इसका आंसर जाएगा बी और सी। यह अभी 2023 के अंदर आया। मुझे लग रहा ब्लड का ये क्वेश्चन आराम से अब आपसे हो गए, दोनों ब्लड के क्वेश्चन फ्री हुए। क्या मेरे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे? इनसे आपके आराम से वो स्टेटमेंट निकल गए। आगे बढ़े, अब ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आया।
ब्लड ग्रुप 4 है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। श्योर। ध्यान रखना ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे दो शब्द यूज होते हैं। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। डन। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। डन। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगा, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर होगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? अब आगे बढ़ो, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप ए ये जो होता है स्टूडेंट, यह यूनिवर्सल क्या होता है? रेसिपिएंट। और ब्लड ग्रुप ओ क्या है? वो यूनिवर्सल डोनर है। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता आरबीसी पर, और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है बट नो एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी नहीं होने के कारण उसके अंदर वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है स्टूडेंट। जी हां, जब कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो डोनर में आरबीसी, डोनर की आरबीसी पे जो एंटीजन है उसके साथ रेसिपिएंट की एंटीबॉडी वो रिएक्शन करती है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने पर। इसलिए यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट वो ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप है, उसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है। आपसे बोला व्हाई ए बी इज अ ब्लड ग्रुप? आंसर एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। यस। अभी बोला एब्सेंस ऑफ एंटीजन? नो सर, दोनों एंटीजन है। मुझे लग रहा है सही है। ध्यान से, तो आपका ये क्वेश्चन का जवाब फर्स्ट बिना कुछ बात करे हमारे समझ में आ गया। एक बार और आप कहें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर नो एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट, प्लाज्मा में नो एंटीबॉडी। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन, ब्लड कोगुलेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, ब्लड कोगुलेशन पे कुछ बातें कर लेते हैं। आइए ध्यान से सुनना, क्या है ब्लड कोगुलेशन में? ब्लड कोगुलेशन में स्टूडेंट आप एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी चोट लगती है तो वाउंड पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। आप ये कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लो आज मेरे। स्टार्ट। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा या ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड में मौजूद हैं उनकी प्रेजेंस में, या ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड में प्रेजेंस होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर फाउंड इन प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बिना अगर प्लाज्मा को गिना जाए तो वो सीरम वर्ड यूज होता है, या बिना क्लॉटिंग फैक्टर कोगुलेशन नहीं हो सकता है, इसलिए सीरम कांट क्लॉट, सीरम में कोगुलेशन नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट। क्या बोल रहे थे सर? थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर के प्रेजेंस में, जी हाँ स्टूडेंट, या प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यह एक्टिवेट हो जाएगा। आखिर यह एंजाइम ऐसा क्या चमत्कार करेगा? यह एंजाइम हमारे ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन पर काम करेगा। ओके सर, और इस प्रोथ्रोम्बिन को यह एंजाइम थ्रोम्बिन में बदल देगा। तो अगला वर्ड हमारे पास क्या आया सर? थ्रोम्बिन आया। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले बना थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने करा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। अब थ्रोम्बिन भैया तुम क्या करोगे? जरा स्टार्ट। तो थ्रोम्बिन ने करा फाइब्रिनोजन, ये लीजिए, जो हमारे पास फाइब्रिनोजन होता है उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट थ्रोम्बिन करता है। तो ये थ्रोम्बिन, ये लीजिए स्टार्ट, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, ये डन। और अब फाइब्रिन बन गया, और फाइब्रिन ही क्लॉट बनाने का काम करता है वाउंड पर। इसका नेटवर्क वाउंड पर नेट बनाता है, उसमें ब्लड कॉर्पस्कल फंस जाती है और क्लॉट बनेगा। तो कोगुलेशन यानी वो फाइब्रिन की वजह से होता है, फाइब्रिन के नेटवर्क से, उसमें ब्लड कॉर्पस्कल फंसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस बताओ ब्लड कोगुलेशन में, तो पहला शब्द आया थ्रोम्बोप्लास्टिन, नेक्स्ट वर्ड आया थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, नेक्स्ट वर्ड आया थ्रोम्बिन, और नेक्स्ट वर्ड आया फाइब्रिन। दैट्स ऑल। ये है साहब। अब आओ अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करते हैं जो अपना था। 2022 में एक क्वेश्चन आया नीट में, और वो ये कह रहा है
कि द कोगुलम इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। गलत, गलत। नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। या से भी सर फाइब्रिन जाएगा, थ्रोम्बिन नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग। स्प्लेन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यस, ये एक स्टेटमेंट सही है। आरबीसी का प्रोडक्शन रेड बॉन मैरो में होता है और आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है। उसके बाद आरबीसी मर जाती है। उस मरी हुई आरबीसी को स्प्लेन वो हटाने का काम कर रहा है। सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लेन एंड आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय रेड बॉन मैरो। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर जाएगा यस सेकंड। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सेकंड। स्टेटमेंट वन, सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट है और सेकंड इज करेक्ट है। इसका आंसर थर्ड होगा। यस, इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है एक वर्ड की वजह से जिसका नाम है थ्रोम्बिन, उसके जगह आना चाहिए था फाइब्रिन। एक और क्वेश्चन देखो, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ये आपके सामने क्या नाम है, क्या नाम है सर? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज? नो सर, थ्रोम्बोकाइनेज तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। थ्रोम्बोकाइनेज तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। मान लो इस साल रिपीट होकर क्वेश्चन ये आएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बोकाइनेज पर उसने बोला फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन। अपनी थ्योरी में आंसर गया सेकंड, थ्रोम्बिन। डन। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस ब्लड कोगुलेशन, ब्लड ग्रुप और ब्लड के पढ़े। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। हार्ट की स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा सपोर्ट करना। हार्ट के स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन, क्या बोलते हो? जल्दी से रीडिंग करो और इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। हुआ? चलो स्टार्ट। अब हार्ट की स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछा है। कल मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमें कीवर्ड्स को सर्कल करना है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। नहीं, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व नहीं खुलते हैं, वो तो जॉइंट डायस्टोल में भी खुले हुए रहते हैं। हमेशा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ब्लड के प्रेशर की वजह से खुलेंगे। जी हाँ, हार्ट में राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये वॉल्व हमेशा ब्लड प्रेशर की वजह से खुलते हैं, ना कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खुलते हैं। मुझे ये स्टेटमेंट नहीं लग रहा है सही। ब्लड मूव फ्री फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही। जरा अगर हम रिवीजन करें तो कार्डियक साइकिल में एक आता है जॉइंट डायस्टोल, एक होता है एट्रियल सिस्टोल और एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डन। 3 वर्ड्स होते हैं हमारी कार्डियक साइकिल के अंदर हार्ट में। और जॉइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, उसमें ब्लड फ्रीली मूव करता हुआ आता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। उस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व तो जॉइंट डायस्टोल में भी ओपन है, बिल्कुल आपने कहा हाँ ओपन है, तो फिर एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन से वो क्यों ओपन हुए? यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। बिल्कुल श्योर। जॉइंट डायस्टोल में ब्लड फ्रीली मूव करता है एट्रिया से वेंट्रिकल में, चारों चैम्बर रिलैक्स रहते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन रहता है। एट्रियल सिस्टोल में दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, अबाउट 30% ब्लड पंप होता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। ओके, और उस समय भी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन रहते हैं। अब अगला वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर बढ़ेगा और इतना प्रेशर बढ़ेगा कि वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। कहां? एरोटा में। तो सेमिल्यूनर वॉल्व तो ओपन होंगे और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होंगे। फिर मेरी बात को गौर कीजिएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज। पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होगा, इससे लाभ साउंड आएगी। जी हाँ, और फिर सेमिल्यूनर ओपन होगा। तो आइए स्टेटमेंट, इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग। ना, ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं, हटाओ। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द एट्रियोकॉर्ड। गलत। ध्यान से सुनिए, हार्ट के अंदर 2 नोड होते हैं, एक ऐसे नोड, एक एवी नोड। ऐसे नोड जब इंपल्स देता है दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब एवी नोड इंपल्स देता है तो वेंट्रिकल के पास इंपल्स पहुंचती है और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एवी नोड के इंपल्स जनरेट करने से वेंट्रिकल को कमांड मिलेगी और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा,
ना कि एट्रिया। एट्रिया के लिए तो ऐसे नोट काम करेगा। तो ये जो कह रहा है स्टेटमेंट, ये भी गलत हुआ। मुझे लग रहा है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। आपने मेरे सारी बातें ढंग से सुनी, दोबारा सुना दूं? या कार्डियक साइकिल में 3 स्टेप्स, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर रिलैक्स, जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, जॉइंट डायस्टोल में ब्लड फ्रीली मूव करता हुआ, एट्रियस वेंट्रिकल में शॉर्ट, एट्रियल सिस्टोल में दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। ओके सर, सही है बात। एट्रियल सिस्टोल में दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल में 30% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में पंप, एट्रियल सिस्टोल में या ऐसे नोड इंपल्स देने का काम करेगा। ऐसे नोड जब इंपल्स देगा दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एवी नोड जब इंपल्स देगा तो वेंट्रिकल को इंपल्स मिलेगी कमांड। ये तैयार। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। एक क्वेश्चन और, अरे वाह, आंसर दे रहे हो आप खुद, फटाफट जल्दी। चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हाँ साहब, स्टार्ट। कार्डियक आउटपुट और फॉर्मूला इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। डन, सबको पता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी जो पता करनी है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू ईडीवी माइनस ईएसवी। वाह, ये नया वर्ड है। वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होता है तो उसके बाद वेंट्रिकल में प्रेजेंट टोटल ब्लड वो ईडीवी कहलाएगा, और वेंट्रिकल में जब सिस्टोल करेंगे उसके बाद ब्लड पंप हो जाएगा, फिर भी वेंट्रिकल में जो ब्लड बचेगा वो ईएसवी कहलाएगा। श्योर। अब इन दोनों का डिफरेंस वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। वो आपसे बोल रहा है अगर किसी पर्सन की हार्ट रेट फाइंड आउट करनी है जब अगर कार्डियक आउटपुट 5 लीटर हो और ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ ईडीवी यानी 100 ml और एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टम 50 ml, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम निकालो तो 100 और ये 50, तो टोटल आया 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml आ गया। ओके सर। और अब आपको उसकी हार्ट रेट निकालनी है, तो हार्ट रेट हो जाएगी, क्या बोलते हो, कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। यस सर, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर 5000 ml और 50 ml आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम। आई थिंक आंसर 100, हार्ट रेट 100। क्या ये क्वेश्चन हुआ आपसे? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। डन। स्ट्रोक वॉल्यूम दिया नहीं है डायरेक्टली, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है ईडीवी माइनस ईएसवी। ईडीवी आपको दिया हुआ है, ईएसवी आपको दिया हुआ है, आपने स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml निकाल लिया। अब हार्ट रेट करो। डन, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए एक और करते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। सुनिए, आप जानते हैं ईसीजी में 3 वेव आती है, मैं मानूं इस बात को? जरा रिवाइज करता हूं आपके सामने। ईसीजी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ईसीजी, ये एक वेव, दिस वन, ये दूसरी वेव, उसके बाद ये तीसरी वेव, ये ईसीजी। आपने कहा सर वेव के नाम, मैंने कहा बिल्कुल, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। आपने कहा ओके सर। अब आप ध्यान से सुनो। पी वेव का मतलब होता है दोनों एट्रिया की मसल को इंपल्स मिल रही है, और जब एट्रिया की मसल को इंपल्स मिलेगी तो मसल में होगा डीपोलराइजेशन। तो पी वेव का मतलब हुआ आज के बाद एट्रिया की मसल को इंपल्स मिलना। यू कैन से दैट एट्रिया डीपोलराइजेशन। यह हमारी बात हो गई साहब, क्लियर। और पोलराइजेशन अब ये कब होगा? जब ऐसे नोड इंपल्स देगा। यस सर, ऐसे नोड इंपल्स देगा जब होगा ये। तो जब पी वेव का मतलब है एट्रिया की मसल को इंपल्स मिलना, तो एट्रिया में डीपोलराइजेशन होना। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ वेंट्रिकल की मसल को इंपल्स मिलना। यस श्योर। आप तो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं बस वो याद रख लो, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। तो वेंट्रिकल की मसल में क्या होगा? फिर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, गजब, ये हमारे पास आ गया। तो एक बार और, यस, पी वेव एट्रिया में डीपोलराइजेशन,
QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बारी आई टी वेव, और ये टी वेव है हमारे पास। यस, टी वेव का मतलब होता है स्टूडेंट वेंट्रिकल से इंपल्स रिटर्न ले ली। जी हाँ, यानी वेंट्रिकल की मसल में होगा रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल अपनी एक्साइटेड स्टेज से रिटर्न होगा नॉर्मल स्टेज में। जी हाँ, यानी वेंट्रिकल में होगा रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो अब आया मजा यार आपके सामने एक बार और। ईसीजी में 3 वेव, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। पी वेव मतलब एट्रिया को इंपल्स मिली, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल को इंपल्स मिली, टी वेव का मतलब वेंट्रिकल से इंपल्स रिटर्न हुई, वेंट्रिकल रिटर्न एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेज। तो पी वेव मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, टी वेव मतलब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पल्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग करके आप किसी पर्सन की हार्ट रेट की काउंटिंग कर सकते हो। श्योर। एक और बात, टी वेव जब खत्म होती है तो वेंट्रिकल तो सिस्टोल एंड होता है, यानी एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। वाह भाई वाह, ये तैयार। बस हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा बस अब इससे। एक बार और, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग करके पर्सन की हार्ट रेट पता कर सकते हैं। टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल को बता रही है, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। एक और बात बताऊं, पी वेव एट्रिया में डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन। आओ स्टार्ट करें, अब क्वेश्चन देखें। रेडी? हाँ सर, स्टार्ट करिए, बिल्कुल करिए। आओ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ईसीजी प्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। नो सर। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यस सर। रीपोलर, नो सर। रीपोलर, नो सर। आंसर सेकेंड, अभी याद हुआ। 2020 का क्वेश्चन ईसीजी का। डन। पढ़ने के बाद तो अब आराम से क्लियर। एक और देखो, मैच द कॉलम आया था, इसमें क्या दिक्कत है? आओ, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ये सब छोड़ो आप, तो इससे मैच हो जाएगा। पी वेव, सब पी वेव मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ए के साथ फोर्थ। अच्छा अच्छा ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही है तो बी के साथ फर्स्ट, टी वेव मतलब रीपोलर तो सी के साथ सेकेंड। आओ मैच द कॉलम करें। ए के साथ क्या था भैया? सर ए के साथ था, ए के साथ फोर्थ और बी के साथ फर्स्ट, ए के साथ फोर्थ और बी के साथ फर्स्ट और सी के साथ सेकंड। हो रहा है ये क्वेश्चन? देखो, और रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोल रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। हाँ, टी वेव की कमी, ध्यान से देखो एक मिनट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। अब ध्यान से सुनना, ये मैं बोल रहा हूं या अब या रिडक्शन इन द साइज। अगर टी वेव अपनी साइज से कम आ रही है तो एक डिजीज है कोरोनरी इश्चीमिया, इसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये जाएगा थर्ड। यस, दोबारा एक बार और, टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव में अगर कुछ भी इश्यू होता है तो डिसऑर्डर के साथ की जानकारी होती है। अगर टी वेव की साइज में कमी आ रही है तो वो कोरोनरी इश्चीमिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब तो आंसर बैठ रहा है हमारा आराम से इसका, ए के साथ फोर्थ, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड और डी के साथ थर्ड। ये लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे, वापस वही ईसीजी का क्वेश्चन है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव मैं बोल चुका हूं, फिर मैं दोबारा करवा देता हूं रिवाइज। पी वेव एट्रिया में डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन और क्यू वेव के बाद सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो हम देखते जरा स्टार्ट। पी वेव, तो पी वेव के साथ आप बोलोगे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ए के साथ हो जाएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं फटाफट, ए के साथ हो जाएगा थर्ड। ओके सर।
अगला क्यू वेव बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बी के साथ हो जाएगा फर्स्ट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, श्योर, और सी के साथ फोर्थ, तो डी के साथ सेकंड। चलिए चेक करते हैं, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट और सी के साथ फोर्थ, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ सेकंड। यही है ना भाई? यस, तो हमारा आंसर गया फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर हम लगा देंगे फोर्थ, श्योर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्वेश्चंस करे सर्कुलेटरी सिस्टम के, थैंक यू। यस, तो चलिए अब हम एक और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा। स्टार्ट, चलिए। और ये क्वेश्चन है 2023 का, नेफ्रॉन पर असर्शन रीजन दिया हुआ है, ठीक है, नेफ्रॉन्स का। आइए इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि ध्यान से सुनना, नेफ्रॉन्स अपनी लोकेशन के बेस पर, नेफ्रॉन 2 वैरायटीज के होते हैं स्टूडेंट्स, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये पिरामिड होता है हमारा, श्योर, ये किडनी के अंदर, और ये रीनल पे है, और ये होता है पोर्शन कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, गॉट इट, और ये मेडुला वाला पोर्शन है। अब आपके सामने बात आ गई शायद, अब ध्यान से समझना। नेफ्रॉन नंबर 1 ये होता है जिसमें बॉमन कैप्सूल, ये रहा, लूप ऑफ हेनले या पीसीटी, और ये लूप ऑफ हेनले हो गया, उसके बाद ये डीसीटी हो गया, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में। डन, मेरी बात से आप सहमत होंगे। अब अगला पॉइंट बताओ सर, एक और बताओ। बिल्कुल बताएंगे साहब। अगला नेफ्रॉन नंबर 2 ये रहा, और वो ये जिसका बॉमन कैप्सूल कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर है, और लूप ऑफ हेनले वेरी, ध्यान से सुनना, लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, और ये डीसीटी गया उसमें, ये डन, श्योर, ध्यान से सुनना आप लोग। तो आज आपको देखकर इस डायग्राम को एक बात तो क्लियर हो गई, पोजीशन के बेस पर नेफ्रॉन इज ऑफ 2 टाइप। दिस वन स्टूडेंट ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, ये सबसे ज्यादा होते हैं, 85% टोटल नेफ्रॉन का कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है मैक्सिमम नंबर में, एंड दिस इज कॉल्ड द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये इसके बारे में बात करना चाहूंगा। और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन टोटल नेफ्रॉन का 15% होता है। तो दोबारा बोलने की इच्छा आप लोगों से, नेफ्रॉन इज ऑफ 2 टाइप, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, 85% है टोटल नेफ्रॉन का, 15% है टोटल नेफ्रॉन का। हेनलेज लूप शॉर्ट है, ये ध्यान से सुनना, और हेनलेज लूप लॉन्ग है, ये ध्यान से सुनना। या लूप ऑफ हेनले इसमें छोटा होता है और लूप ऑफ हेनले इसमें लॉन्ग होता है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ गई है, या यानी मोस्टली नेफ्रॉन कॉर्टिकल है, इनका हेनलेज लूप शॉर्ट है, इनका बॉमन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स के आउटर पोर्शन में है, ओके। और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बॉमन कैप्सूल कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर है, हेनलेज लूप लॉन्ग है, और ये बहुत कम होते हैं। एक और बात, या वासा रेक्टा जैसा वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वासा रेक्टा, एक्सप्लेन करूं, ध्यान से सुनना। ये यहां आपको बताने की इच्छा मुझे, क्या होती है वासा रेक्टा और इससे रिलेटेड ध्यान से देखना, ये कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में या लॉन्ग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है यू शेप, एंड दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा। अब आपके समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा मेरे बेटा सपोर्ट करना, वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरी होती है, पहला पॉइंट तो क्लियर ये करो, वो यू शेप होती है, दूसरा पॉइंट ये क्लियर करो, और वो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है, तीसरा पॉइंट ये क्लियर करो। और वासा रेक्टा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है, कॉर्टिकल में वेरी रिड्यूस एंड एब्सेंट मान सकते हो आप। तो ये 3-4 पॉइंट रिवाइज करते हुए, नेफ्रॉन इज ऑफ 2 टाइप, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, टोटल नेफ्रॉन का 85% मैक्सिमम, जस्टा मेडुलरी 15%, हेनलेज लूप इज शॉर्ट, हेनलेज लूप इज वेरी लॉन्ग, वासा रेक्टा इज रिड्यूस और एब्सेंट, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। डन, अब आप अपने क्वेश्चन पे वापस आ सकते हो। जी सर, nephrons are of 2 type, cortical and justa medullary, based on the position of cortex and medulla. Yes,
करेक्ट स्टेटमेंट, मुझे लग रहा है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, डन। अगला, सर जस्टा मेडुलाई नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ एनले वेयर कॉर्टिकल, नो 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 नो, बिल्कुल गलत। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में तो लॉन्ग लूप ऑफ एनले, कॉर्टिकल में शॉर्ट, फॉल्स, यानी ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। दे भाई आंसर दे रहे हो, क्या दे रहे हो जल्दी? सर ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, नहीं, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सेकंड आंसर, आंसर सेकंड। 2023 का क्वेश्चन डन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन डन। अगला क्वेश्चन आइए, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोड्यूस बाय। सुनो, एक और बात बताता हूं आपको, या अभी मैं आपको बता दूं कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो मैंने आपको पढ़ाया, उस जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर एक नई चीज बता रहा हूं आपको, या मेडुलरी नेफ्रॉन में मिलता है जेजीए। आपने कहा व्हाट इज दिस? दिस इज जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए। और ये जेजीए स्टूडेंट, ये बनता है जेजीए, इसमें एक मेन सेल होती है जेजी सेल्स, या ये, और ये जेजीए बनता है डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल के बीच में। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइंस आपको रिवाइज करने के लिए सेशन लिया हम लोगों ने, इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। दोबारा, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के बीच में एक सेलुलर सेंसिटिव रीजन बनता है और उसका नाम जेजीए होता है, और वो जेजीए डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल के बीच में होता है। ये पॉइंट ये लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया? डन। या और इस जेजीए में जेजी सेल्स होती है और इस जेजीए से दो हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन नंबर 1 इरिथ्रोपोइटिन, ये लीजिए हार्मोन नंबर 1 इरिथ्रोपोइटिन, हार्मोन नंबर 2 रेनिन। ये समझ में आ रहा कुछ बढ़िया? तो रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन नाम के दो हार्मोन है जो जेजीए से निकलेंगे। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के जेजीए से दो हार्मोन, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का प्रोडक्शन करवाने का काम करेगा। ये रहा आरबीसी प्रोडक्शन, ये स्टार्ट, ये लीजिए डन। और रेनिन जो होगा वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे इसको बाद में। तो आज के बाद स्टार्ट, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, क्या बोलोगे? जेजी सेल्स ऑफ जेजीए, यस, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। आंसर मिल गया सर जी, पहला आंसर। रिवीजन हुआ कुछ? जेजीए पे क्वेश्चन आएगा। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के बीच में एक सेलुलर सेंसिटिव रीजन है, नाम जेजीए, और उस जेजीए में होती है जेजी सेल्स, और उस जेजी सेल से निकलते हैं दो हार्मोन। डन, गुड। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेट यूरिन? ध्यान से सुनना, यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन आज के बाद एबी सर बता रहे हैं, टैग लिखते जाया करो एक तो, या यूरिन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात चल रही है, वो दो लोग करेंगे। एक लूप ऑफ हेनले, ये ध्यान से सुनना, ये लो, और एक लूप ऑफ हेनले के अलावा एक वासा रेक्टा, ये डान, ये दो लोग हैं जो इस चीज का काम करेंगे। एक हेनलेस लूप, एक वासा रेक्टा, ये दो लोग यूरिन को कंसंट्रेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। अब आया मजा? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डन बाय लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, और कंसंट्रेशन तब होगा जब मेडुला की ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी, मेडुला की ऑस्मोलिटी मेंटेन होगी, तब हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला, उसकी वजह से कंसंट्रेशन होती है। डन करो इस बात को, समझ में आ गई बात? या तो ध्यान से सुनना, मेडुला में लूप ऑफ हेनले रखा हुआ है, वो अगर मेडुला की ऑस्मोलिटी हाई रहेगी तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा कंसंट्रेशन का काम करेंगे। तो आज के बाद कोई बोले कि कंसंट्रेशन इरिथ्रोपोइटिन, नहीं भैया, इरिथ्रोपोइटिन तो आरबीसी प्रोडक्शन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नहीं। अगला, लो लेवल ऑफ एडीएच, नहीं, हाई लेवल ऑफ एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और हाई लेवल होगा तो यूरिन कंसंट्रेट होगा, क्योंकि एडीएच यूरिन में से वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है। सो हाई लेवल ऑफ एडीएच वो कंसंट्रेशन करता है, लो लेवल नहीं, हटा दो ऑप्शन। अगला,
मेंटेन हाई ऑस्मोलिटी ऑफ इनर मेडुला, यस सर, हाई ऑस्मोलिटी ऑफ इनर मेडुला, और हाई ऑस्मोलिटी को मेंटेन करेगा लूप ऑफ हेनले। डन। तो हमारे पास एक जोरदार क्वेश्चन तैयार हुआ, ये वाला। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए साहब, फॉलोइंग प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। अच्छा, डायूरेसिस के बारे में बात करते हैं, क्या होता है डायूरेसिस और क्या। सुनो, मैं आपको एक हार्मोन पढ़ाता हूं, नाम एडीएच है, ध्यान से सुनना। एडीएच, एडीएच के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। आप इस बात को ध्यान से सुनना, वैसोप्रेसिन इसका नाम होता है, एडीएच। ओके साहब, एडीएच हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस में, और वहां हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। श्योर, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर हैं, वो आपके बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी अगर बिगड़ जाती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर फिर एडीएच को सीक्रेशन करवाएंगे। एडीएच को सीक्रेट करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हाँ, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं। एडीएच काम करता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर स्टूडेंट, किडनी में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। ये डन। ये एडीएच, या एडीएच करता क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जी हाँ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा एडीएच, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा किडनी में। बात को बहुत आराम से सुन लो, स्टिमुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच, एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किडनी के अंदर, और यूरिन को कंसंट्रेट करेगा। ये इसका स्टिमुलेट करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, मेक्स यूरिन कंसंट्रेट, यूरिन को कंसंट्रेट करेगा एडीएच, या यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाना, डायूरेसिस होगा। एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस स्टूडेंट, एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, तो एडीएच का सीक्रेशन होगा, यूरिन में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यूरिन कंसंट्रेट होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, डायूरेसिस को रोकता है। डन, मजा आ गया, याद। अब आओ आप अपने टॉपिक पे। हाँ सर जी, क्या कह रहे थे क्वेश्चन। Which of the following help a prevention of diuresis? Reabsorption of sodium and water from renal due to aldosterone, चलेगा। ANF factor causes vasoconstriction, गलत, यानी मुझे आपको सारे हार्मोन पढ़ाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैं एक और बात बताता हूं आपको, हार्मोन का और एक और चीज देता हूं आपको। यहां पर एक और हार्मोन नंबर 2 आएगा एल्डोस्टेरॉन। आपने कहा बोलो सर ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ये भी रीअब्जॉर्प्शन, और ये भी काम कर इंक्रीज करेगा, यानी ये यूरिन को कंसंट्रेट करेगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करेगा, ये भी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेगा। श्योर। इसके अलावा एक होता है एएनएफ, ये, और एएनएफ निकलता है एट्रिया की वॉल से, या एट्रिया ऑफ हार्ट, हार्ट का जो एट्रिया है वहां से निकलता है ये, और ये वैसोडाइलेटर है, ध्यान से सुनना, वैसोडाइलेटर है ये, और ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को और हमारी जीएफआर को कम करेगा। ये कम करता है, जी हाँ, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करता है, ये यूरिन वॉल्यूम बढ़ाएगा। एएनएफ वैसोडाइलेटर है, एडीएच वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एडीएच और एल्डोस्टेरॉन यूरिन का वॉल्यूम कम करके ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डायूरेसिस रोकेंगे। वाह भाई वाह, श्योर। एक होता है हार्मोन नंबर नेक्स्ट एंजियोटेंसिन, आज आपको सारे हार्मोन बता रहा हूं जो किडनी में इफेक्ट कर रहे हैं ये, और एंजियोटेंसिन जो होता है स्टूडेंट, इसको रेनिन एक्टिवेट करता है, रेनिन, और रेनिन अभी मैंने बताया था जेजी सेल से निकलता है, और ये एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये लीजिए। हाँ, और एंजियोटेंसिन बीपी को, ब्लड वॉल्यूम को और जीएफआर को, तीनों को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है। सुपर डुपर लाइन है ये नीट के लिए, एंजियोटेंसिन या वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये बीपी बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, जीएफआर बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 1, एंजियोटेंसिन को रेनिन बनाएगा, एक्टिवेट करेगा,
और एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये बीपी बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, रेनिन और साथ में जीएफआर बढ़ाएगा। वाह, ये इसके बारे में एंजियोटेंसिन वो यूरिन का वॉल्यूम कम करके, यस स्टूडेंट, यूरिन वॉल्यूम कम करेगा। ये लीजिए, यानी यूरिन को कंसंट्रेट यूरिन बनाएगा, कंसंट्रेट यूरिन ये काम करेगा, यूरिन का वॉल्यूम कम करके कंसंट्रेट यूरिन बनाएगा। ये इसके बारे में। तो इतने हार्मोन हो गए, एक एल्डोस्टेरोन, एक एएनएफ, एक एंजियोटेंसिन और एक एडीएच। एडीएच और एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एएनएफ वैसोडायलेटर है, इनका अपोजिट है। एंजियोटेंसिन का अपोजिट है एएनएफ। एंजियोटेंसिन ब्लड वॉल्यूम, बीपी, जीएफआर ये सब बढ़ाएगा, यूरिन वॉल्यूम कम करके यूरिन को कंसंट्रेट करेगा। जब जीएफआर कम होती है तब आएगा रेनिन और एंजियोटेंसिन। व्हेन बीपी, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर फॉल, देन किडनी सीक्रेट रेनिन, और रेनिन उस एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा। इतने सारे पॉइंट। अब आ जाओ आप अपने टॉपिक पर। अब आएगा क्वेश्चन करने का मजा। डायूरेसिस, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत। हाई लेवल ऑफ एडीएच से होगा। डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, इंक्रीज रेनिन आएगा तभी काम होगा। एएनएफ इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, गलत, वैसोडायलेटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ वाटर, ये सही है। आंसर गया फर्स्ट, डायूरेसिस रोकने के लिए। एएनएफ वैसोडायलेटर एक गलत ऑप्शन अभी पढ़ाया। रेनिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो एंजियोटेंसिन होगा और उससे फिर यूरिन का वॉल्यूम कंसंट्रेट होगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, आंसर फर्स्ट। एक क्वेश्चन और इसी का, करेक्ट कीवर्ड्स पे पहले सर्कल लगाओ। करेक्ट, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम द बॉडी, स्विच ऑफ नहीं, स्विच ऑन। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाने पर एडीएच का सीक्रेशन बढ़ाते हैं, स्विच ऑन, गलत। अगला, एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट डायूरेसिस, यस, अभी पढ़ाया। एएनएफ इज अ वैसोडायलेशन, यस, सही है। एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यस, सही है। एडीएच रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, गलत। एडीएच ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर इनको बढ़ाएगा, यूरिन वॉल्यूम कम करेगा। अगला, करेक्ट छांटना है तो आपसे पूछा करेक्ट पे सर्कल लगाओ। आ जाओ ना फिर, करेक्ट कौन है? बीसीडी। तो मुझे लग रहा बीसीडी इज करेक्ट। बीसीडी फर्स्ट आंसर, आंसर मिला फर्स्ट, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट गया, बहुत अच्छी तरह। तो मुझे लग रहा है पूरा परफेक्ट हो गया आपके लिए क्वेश्चन भी। एएनएफ, एडीएच, इन पे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं नीट में। आज हार्मोन कौन कौन से किडनी पे इफेक्ट कर रहे हैं? एडीएच 1, एल्डोस्टेरोन 2, इनको याद करके दो मुझे पूरा, या और एंजियोटेंसिन 3, एंजियोटेंसिन इसी के साथ मैकेनिज्म में पढ़ेंगे रेनिन, ये, और लास्ट पढ़ो एएनएफ। ये लीजिए, ये 4 हार्मोन का इफेक्ट अपन को किडनी में याद रखना है। इसमें से एएनएफ वैसोडायलेटर है, एएनएफ यूरिन का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ाने का काम करेगा, श्योर। बाकी सब डायूरेसिस रोकते हैं और यूरिन कंसंट्रेट करते हैं। चलिए अगला पढ़ाओ। एक और क्वेश्चन आया, अब हीमोडायलिसिस का क्वेश्चन आया, हीमोडायलिसिस करना है इस क्वेश्चन को। तो सुनो अब आप इधर, हीमोडायलिसिस यूरेमिक पेशेंट में किया जाता है जिनमें ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाते हैं। उस समय पेशेंट की किसी कंफर्टेबल आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है और उसको एक मशीन में ट्रांसफर करते हैं। मशीन का नाम आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस यूनिट होता है। उस मशीन में कॉइल्ड ट्यूब्स होती है जिनके बाद डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये डन। अब डायलिसिस फ्लूइड का कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, जी। तो जब ब्लड जाता है तो ब्लड सबसे पहले आर्टरी से निकाला और उसमें हिपेरिन मिलाया और ब्लड को फिर मशीन के अंदर घुमाया तो ब्लड में मौजूद सारे गंदगी बाहर निकल जाती है और मशीन में आ जाती है। यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन सब उधर हो जाते हैं, तो ब्लड में इकट्ठे नहीं होते वो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट। फिर ब्लड बाहर निकल के आता है मशीन से, उसमें एंटी हिपेरिन मिलाएंगे और उसके वेन में लगा देंगे।
तो आर्टरी से ब्लड निकाला, हिपेरिन मिलाया, डायलिसिस यूनिट में घूम के आया ब्लड, अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वहां डालाया और फिर बाहर निकल के आया, एंटी हिपेरिन मिलाया और वेन में चढ़ा दिया। दिस इज द डायलिसिस। तो अगर कोई पर्सन डायलिसिस कर रहा है तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे, गलत। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तो रिमूव करवा रहा है वो उस मशीन से। अगला, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन, गलत। पोटेशियम आयन को भी डायलिसिस यूनिट से निकाला जाता है। डायलिसिस करते हैं जब तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, पोटेशियम आयन को रिमूव करते हैं। मुझे लग रहा क्लियर हुआ। अगला बोलो, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट, ये बैठेगा। और रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, सही है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप किसी का डायलिसिस कर रहे हो तो आप उसके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस ऑफ पोटेशियम को, यूरिया यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को, इनको हटा सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कैसे ले आओगे? किडनी अगर उसकी कमजोर है तो इरिथ्रोपोइटिन तो कम आएगा, तो आरबीसी का प्रोडक्शन तो कम होगा। ये बात तो सही है। अगला बताओ, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी, जी हाँ, किडनी से कैल्सिट्रायोल नाम का हार्मोन निकलेगा और वो जीआईटी में जाके एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का। तो हमारे फूड में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए किडनी का ये रोल है। तो अगर वो भी नहीं आएगा अगर डायलिसिस वाले में, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सी और डी जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर सी और डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और लेते हैं, डायबिटीज मेलिटस, एनसीईआरटी की लाइन, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2020 का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, ध्यान से सुनना। या डायबिटीज मेलिटस डिजीज इंसुलिन के लो सीक्रेशन से होती है। डायबिटीज मेलिटस डिजीज इंसुलिन के लो सीक्रेशन से होती है, और जब इंसुलिन का सीक्रेशन कम होगा तो डायबिटीज मेलिटस होगा, और डायबिटीज मेलिटस के अंदर या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी, तो वो यूरिन के साथ बाहर निकलेगी। दिस इज कॉल्ड कीटोनोयूरिया ग्लाइकोसूरिया। जब डायबिटीज मेलिटस डिजीज होगी तो उसमें इंसुलिन का सीक्रेशन कम होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और ग्लूकोज यूरिन के साथ निकलेगी, इसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस कीटोन बॉडीज बनती है जो यूरिन के साथ निकलती है, इसको कीटोनोयूरिया बोलते हैं। कीटोनोयूरिया और ग्लाइकोसूरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और वो एडीएच के लो सीक्रेशन से होती है। एडीएच का तो डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन का लो लेवल तो डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में ग्लाइकोसूरिया कीटोनोयूरिया, इंसिपिडस में कुछ नहीं। डन। तो आंसर गया सेकंड। डन। चलिए साहब, तो मुझे लग रहा है पूरा तैयार। ये हमने क्वेश्चंस लिए हैं और इसके थ्रू मैंने आपका पूरा रिवीजन करवा दिया है। श्योर? तो मैं लगता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ आपका बढ़िया रिवीजन हुआ होगा। नेफ्रॉन के टाइप पढ़े, डायबिटीज मेलिटस पढ़ा, पूरा रेडी हो गया है। ठीक है? ओके, थैंक यू।